लोक प्रशासन में जो नैतिक मार्गदर्शन है उसके कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और वो स्रोत हमें मिलता है विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों से और विभिन्न दार्शनिक और चिंतकों से। तो थिंकर्स वाला जो पार्ट है उसको आज डिस्कस करेंगे कि कैसे ये चिंतक कुछ धर्म ग्रंथ हमारे लिए लोक प्रशासन में एथिकल गाइडेंस का काम करते हैं, हमारे लिए नैतिक मार्गदर्शन का काम करते हैं। ऐसे कई स्रोत हैं जो हमें प्रशासन में नैतिकता के गठन के संदर्भ में राह दिखाते हैं। और इस क्लास में हम भारत और पश्चिम के कुछ योगदानों पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है प्रशासन में नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत। तो भारतीय स्रोत क्या है? जो भारत में धर्म की अवधारणा है, धर्म, जितने भी धर्म है वो कहते हैं कि जो भी राज्य होंगे, जो स्टेट होंगे, जो देश होंगे, वो धर्म आधारित होंगे। और यह जो सिद्धांत है वो राजा या जो शासक है उसके लिए कर्तव्य और धार्मिकता पर जोर देने की बात करता है। राज्य यानी स्टेट, यहाँ पे स्टेट की बात की जा रही है, उसका प्रमुख उद्देश्य देश का कल्याण, समूचे देश का कल्याण और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना है। तो राज्य है क्या? जरा स्टेट की परिभाषा देख लेते हैं। राज्य असल में एक कम्युनिटी हो सकता है, एक सोसाइटी हो सकता है जो कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से संगठित है। और किसके तहत संगठित है? एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के तहत संगठित है। एक सरकार हो और एक निश्चित सीमा हो, तो वो राज्य के दायरे में आएगा। इसके अलावा राज्य जो है कॉम्बिनेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी कहे जा सकते हैं, जो कि सरकार बनाते हैं और ये मिलकर किसी निश्चित सीमा को राजनीतिक तौर पे संचालित करते हैं। तो ये दो बातें राज्य की परिभाषा के दायरे में आती हैं। अगर हम यहाँ पे राज्य की बात करेंगे तो हमारा उद्देश्य इन्हीं दो बिंदुओं पर चर्चा करना है। महाभारत जो हमारा एक बड़ा ही प्राचीन धर्म ग्रंथ है, उसमें कहा गया है आत्म अनुशासन और स्वयं पर विजय ये सबसे बड़ा धर्म है। और महाभारत ये भी कहता है कि राज्य को निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? देश में जितने भी नागरिक हैं उन लोगों की उन्नति और विकास को बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, सभी नागरिकों की सुरक्षा और उस सुरक्षा को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। और राज्य में अहिंसा को बल मिलना चाहिए, हिंसा को किसी भी राज्य को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये तो महाभारत की बात हो गई। तो ये कोट कर सकते हैं, विभिन्न जो उदाहरण वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें हम महाभारत का कोट कर सकते हैं। कौटिल्य ने क्या कहा है अर्थशास्त्र में, उसके नैतिक शासन वाले पहलू को बात करेंगे। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। और ये राज्य प्रबंधक के क्षेत्र में बड़ा ही प्राचीन ग्रंथ है, बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। और इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने नैतिक शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और राज्य में जो प्रत्येक स्टेक होल्डर है उसकी भूमिका और कर्तव्य को विस्तार से बताया है। क्या बताया है? वो इस प्रकार है। पहला आचार संहिता की बात करता है, कोड ऑफ कंडक्ट। आपके सिलेबस में है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आप कौटिल्य का उदाहरण दे सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है राजा के लिए एक विस्तृत आचार संहिता निर्धारित करती है। और कौटिल्य आदर्श राजा के क्या लक्षण बताते हैं? राजा को आत्म संयम वाला, खुले दिमाग का होना चाहिए और विभिन्न मुद्दों पर अपनी मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो निरंकुश होकर अपनी ही मनमानी करता रहे। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम गलत होते हैं, गलत हो सकते हैं, कोई भी पूरा नहीं होता, कोई भी पूर्ण नहीं होता, राजा भी नहीं होता। तो राजा विभिन्न मुद्दों पर अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों से सलाह लेगा
और फिर जनता के हितों में निर्णय लेगा। राजा लोग, एक आदर्श राजा कौन हो सकता है, उसके बारे में तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कौटिल्य की, वो क्या है? वो लोगों द्वारा, अधिकार द्वारा और उदाहरण के द्वारा धर्म का पालन सुनिश्चित करेगा। लोगों के द्वारा, अधिकार द्वारा, चूंकि उसे अधिकार मिला है, और उदाहरण के द्वारा, वो उदाहरण प्रस्तुत करेगा। सबसे पहले राजा को खुद ही उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा धर्म के पालन के लिए। उन्हें लोगों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। वह ज्ञान की सभी शाखाओं में अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए अपने स्वयं के अनुशासन में सुधार करेगा। राजा अनुशासित होगा तभी तो प्रजा अनुशासित होगी। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा जैसा व्यवहार करेगा, प्रजा वैसे ही व्यवहार करेगी। राजा जितना जैसे ही बड़े बड़े अच्छे उदाहरण से समाज में लोगों के सामने उदाहरण पेश करेगा, वो समाज में लोगों की समृद्धि पैदा करेगी, लोग उसी दिशा में काम करेंगे। अब सिविल सेवा के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है? आपका क्वेश्चन सिविल सेवा से रिलेटेड है। सिविल सेवा का महत्व क्या है? सिविल सेवा अच्छा प्रशासन पैदा करती है। केवल अभेद्य चरित्र वाले व्यक्ति, जिनमें नेतृत्व, बुद्धि और ऊर्जा के उच्चतम व्यक्तिगत गुण होते हैं, राजा के साथ सेवा करने योग्य हैं। ऐसे अभेद्य चरित्र वाले व्यक्ति, जिनके चरित्र में अखंडता है, जो चरित्रवान पुरुष हैं या स्त्री हैं, जिनमें नेतृत्व का गुण है, जिनमें बुद्धि है और जो ऊर्जावान है, इस तरह के व्यक्तिगत गुण वाले ही लोग राजा के साथ मिलकर समाज के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा कौटिल्य ने कराधान में समानता की बात कही है। कौटिल्य कहते हैं कि धन के संग्रह के लिए टैक्सेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप जनता पर कर लगाइए, लेकिन यह जो कर है सभी के लिए समान होना चाहिए, और यहां पर समानता के सिद्धांत को वो रेखांकित करते हैं। ये तो महाभारत और कौटिल्य की बात हुई। महात्मा गांधी ने अपने दर्शन में प्रशासन में नैतिकता की बात बड़े विस्तार से की है, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी से जुड़े हुए सवाल आपकी परीक्षा में बहुत सारे आए हुए हैं, तो आइए देखते हैं उनका दर्शन क्या था। महात्मा गांधी का दर्शन अपनी वास्तविक भावना में सामाजिक और आर्थिक संकट की समस्या का उत्तर प्रदान करता है, जिसका सामना भारत के साथ साथ दुनिया में विभिन्न देश या विभिन्न समुदाय कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण बात की, उपभोग संस्कृति को नियंत्रित करने की बात कही, और इसके अलावा जो संयम और अहिंसा की बात की, ये सारी चीजें सामाजिक और आर्थिक संकट के लिए को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदान करते हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्शन है महात्मा गांधी का। उनके सिद्धांतों से कुछ आलोचनात्मक मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है। क्या मार्गदर्शन ले सकते हैं आप? पहला, विकेंद्रित शासन प्रणाली या स्वशासन, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, जो पंचायती राज के जरिए भारत में की जाती है। गांव में, रूरल एरियाज में प्रशासन किया जाता है। महात्मा गांधी एक विकेंद्रित विकास मॉडल में विश्वास करते थे। विकेंद्रित विकास मॉडल, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, क्योंकि यह विकास के लाभ सभी तक पहुंचने में मदद करता है और समानता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। तो ये विकेंद्रित विकास मॉडल क्या है? आप देखिए, विकेंद्रित का मतलब, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब, जो सत्ता है या शासन के जो लाभ हैं वो सभी तक पहुंचे, समाज के हर एक कोने में। इस चित्र के जरिए मैंने दिखाया है। और सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सब कुछ सेंटर में आके केंद्रित हो जाए, वो चीजें लोगों तक ना पहुंचाए, बस कुछ ही लोगों तक पहुंची है, तो सेंट्रलाइज्ड होता है। तो महात्मा गांधी ने सेंट्रलाइज्ड बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था चीजें डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट उन्होंने दिया। व्यवसाय का सामाजिक नियंत्रण कैसे हो, सोशल कंट्रोल ऑफ बिजनेस, उसके बारे में उन्होंने दो बातें कही, अपनी कॉपी में नोट करिए। महात्मा गांधी उद्योगों और व्यवसाय के निजी स्वामित्व के विरोधी नहीं थे। उन्होंने व्यवसाय के सामाजिक नियंत्रण की वकालत की,
ताकि उत्पन्न लाभ समान रूप से वितरित हो, इक्वल जस्टिस हो और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो, सभी तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। मतलब जो भी व्यवसाय है और जिससे लाभ मिल रहा है वो सब कुछ ही लोगों तक सीमित न रहे, वो सभी तक पहुंचे उसके लाभ। और इसीलिए उन्होंने एमएसएमईज की बड़ी वकालत की, छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योगों की वकालत की। उन्होंने कहा कि इससे समाज में रोजगार पैदा होगा, स्थिरता पैदा होगी, चौमुखी चौमुखी आर्थिक विकास होगा। फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा महात्मा गांधी ने, सिर्फ कुछ सीमित लोगों के हाथों में ही धन का लाभ न पहुंचे जिससे शोषण हो। अगर धन का लाभ सिर्फ कुछ सीमित लोगों तक पहुंचेगा तो उससे शोषणकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। और फिर रूरल सेंट्रिक गवर्नेंस में महात्मा गांधी क्या बात करते हैं, पहला, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और लघु उद्योग रोजगार पैदा करने वाले प्रमुख स्रोत हैं, इस कारण विकास एजेंडा में इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और लघु उद्योग, इन पर उन्होंने बल देने की बात कही और उन्होंने कहा कि विकास एजेंडा में इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये तो भारतीय स्रोत हुए नैतिक मार्गदर्शन के। पश्चिमी स्रोत क्या है, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उन्होंने कैसे एथिकल गाइडेंस दिया है। पॉल एप्पल बी की बात करते हैं। पॉल एप्पल बी एक बहुत बड़े चिंतक रहे हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में। पॉल एप्पल बी की लोकतांत्रिक नैतिकता का विचार, पॉल एप्पल बाइज आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक मॉरलिटी। तो डेमोक्रेटिक मॉरलिटी भी आपको समझना है और पॉल एप्पल बाई की जो आइडिया है उसको भी समझना है। इनकी किताब है 1952 में इन्होंने किताब लिखी थी, मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मॉरलिटी क्या होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, ये किताब इस बारे में है। पॉल एप्पल भी क्या बोलते हैं, एक स्वतंत्र राज्य जहां विभिन्न निजी हित केवल अपने अधिकतम लाभ के बारे में सोचते हो और आम जनता की भलाई पर विचार न करते हो, राष्ट्र के नेता और नौकरशाही सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर लोक नीति नहीं बनाते हो, तो ये सारी चीजें क्या है, ऐसी सरकार, ऐसी लोग और ऐसा शासन बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर किन किन बिंदुओं की बात की गई है, आइए जरा मैं उसको रेखांकित करके आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं एक स्वतंत्र राज्य जहां पर विभिन्न निजी हित केवल सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और उनका आम जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं हो। पहली चीज, ये पहली बात है। दूसरा क्या है, फिर फिर ये कह रहे हैं कि राष्ट्र के नेता और नौकरशाही सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर लोक नीति न बना रहे हो। जो लोक नीति है उसमें सार्वजनिक हितों की बात नहीं की जा रही है और उसमें नौकरशाही भी भाग ले रही है। मतलब नौकरशाही भाग ले रही है, नेता भाग ले रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भाग ले रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अगर शामिल है तो यकीन मानिए कि ऐसा शासन बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, समय के साथ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको मान्यता नहीं मिलेगी और लोग ऐसे शासन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पॉल एप्पल बी का मानना था। पॉल एप्पल बी कहते हैं एक राज्य के स्वतंत्र बने रहने के लिए ऐसे सद्गुणी लोक सेवक जरूरी हैं जो लोकतांत्रिक नैतिकता के आधार पर सार्वजनिक हित की चिंता करते हो। जो लोकतांत्रिक नैतिकता के आधार पर सार्वजनिक हित की चिंता करते हो। यहाँ पर लोकतांत्रिक नैतिकता की बात की जा रही है, डेमोक्रेटिक मॉरलिटी की बात की जा रही है। ये डेमोक्रेटिक मॉरलिटी का कंसेप्ट दिया। तो पॉल एप्पल वाई पे क्वेश्चन अगर आता है तो आप उदाहरण तो लिखेंगे ही, डेमोक्रेटिक मॉरलिटी को स्पष्ट करेंगे। ये अभी मैं आगे आपको समझा रहा हूँ कि क्या है डेमोक्रेटिक मॉरलिटी और इसके जरिए कैसे पॉल एप्पल वाई ने नैतिक मार्गदर्शन की बात कही है। पॉल एप्पल भी ये भी कहते हैं कि हितों के निहित संघर्षों से उपजे समाज के नैतिक भ्रष्टाचार से बचने के लिए
लोक सेवकों को लोकतांत्रिक नैतिकता का बनाए रखनी चाहिए। यही है डेमोक्रेटिक मॉरलिटी। क्या है डेमोक्रेटिक मॉरलिटी? कि हमारे जो हितों के निहित संघर्ष हैं, हम सिर्फ, अगर हम लोक प्रशासक हैं और हम अपने ही हित की बात करते हैं, तो उससे समाज में नैतिक भ्रष्टाचार पैदा होगा। तो उसको रोकने के लिए प्रशासक को अपने हितों की बात कम करनी चाहिए, कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात ज्यादा करनी चाहिए, समाज में सभी लोगों के हितों की बात ज्यादा करना चाहिए, और इसी के जरिए वो अपने लोकतांत्रिक नैतिकता को बनाए रखेंगे। जो डेमोक्रेटिक मॉरलिटी है वो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी भी हो जाती है। डेमोक्रेटिक मॉरलिटी, तो आपकी परीक्षा में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे भी क्वेश्चन आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मतलब मॉरलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की जो संवैधानिक नैतिकता है वो संविधान से जुड़ी हुई नैतिकता है। मतलब हम, हमारे जो भी नैतिक मूल्य होंगे वो संविधान के दायरे में होंगे। संविधान के जो नियम कानून होंगे उन्हीं के आधार पर हम अपने नैतिक गुणों का प्रदर्शन करेंगे। हम का मतलब अगर प्रशासक है, ये नैतिक विचारों के रूप में संविधान की मूल सामग्री है जो औपचारिक प्रावधानों के तहत आती है। किसी समाज के लिए संवैधानिक नैतिकता द्वारा शासित होना संविधान द्वारा किए गए नैतिक विचारों द्वारा निर्देशित होना है। तो कौन से नैतिक विचार है जो संविधान जिनकी बात करता है? संविधान न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यही है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अगर आप प्रशासक हैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी यही है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और यही आधुनिक संवैधानिक नैतिकता के तत्व के रूप में इनको लिया जाता है। तो यही आपकी डेमोक्रेटिक मॉरलिटी भी है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी भी है। तो ये जो पैरा मैंने लिखा है ये आप परीक्षा में लिखेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को बहुत डिफाइन किया है और कई बार उन्होंने भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन कानूनों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया जाता है जहां जिनको नैतिकता की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में नैतिकता का उल्लेख कई जगहों पर किया गया है। कहां कहां किया गया है? अनुच्छेद 19 में किया गया है, अनुच्छेद 25 में किया गया है और अनुच्छेद 26 में किया गया है। कहां कहां किया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में किया गया है। इन तीन जगहों पर नैतिकता की बात की गई है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी लिखेंगे तो इन तीनों अनुच्छेदों का जिक्र करेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी संवैधानिक वाद विवाद में कई बार डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी शब्द का प्रयोग किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के विभिन्न तत्वों की बात करें तो इनको हमने यहाँ पर चित्र में दिखाया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के विभिन्न शब्द क्या क्या हैं। रूल ऑफ लॉ, अगर हम नियम से या कानून से शासन का संचालन करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है। इंडिविजुअल लिबर्टी, जो स्वतंत्रता है वो है। राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का हिस्सा है। जो उद्देशिका है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का हिस्सा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के तहत आती हैं। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। जो मैंने बताया ये सब आप लिखेंगे। संवैधानिक नैतिकता शब्द का क्या अर्थ है, संवैधानिक नैतिकता को कैसे बनाए रखा जा सकता है। मैक्स वेबर एक पश्चिमी थिंकर हुए हैं, वेस्टर्न थिंकर हुए हैं, जिन्होंने नौकरशाही पर काफी ज्यादा इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। मैक्स वेबर
तो इनकी जो ब्यूरोक्रेटिक मॉरलिटी है, जो नौकरशाही में मॉरलिटी की बात इन्होंने की है, नौकरशाही में नैतिकता की बात की है। मैक्स वेबर कहते हैं कि नौकरशाही एक तर्क संगत सिद्धांत के अनुसार तैयार की गई लक्ष्य उन्मुख संस्था होनी चाहिए। मतलब विभिन्न तर्कों पे आधारित, विभिन्न सिद्धांतों पे आधारित ऐसी संस्था होना चाहिए जिसका लक्ष्य तय हो, जिसका लक्ष्य निश्चित हो। नौकरशाही के स्पष्ट नियम होने चाहिए, डिफाइंड नियम होने चाहिए, किस कब कौन सा कानून लागू करना है, कहाँ सजा देनी है, कहाँ विभिन्न मुद्दों को, चीजों को निपटना है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वो स्पष्ट नियम होने चाहिए और जिम्मेदारियां, विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। और ये जो अधिकारी होंगे व्यक्तिगत विवेक के नैतिक और नैतिक मानदंड पर काम करेंगे। तो ये मैक्स वेबर का प्रमुख विचार है। मैक्स वेबर किस चीज की बात करते हैं? तर्कसंगत सिद्धांत की बात करते हैं। उसके बाद तर्कसंगत सिद्धांत की बात करते हैं, लक्ष्य उन्मुख संस्था की बात करते हैं, अस्पष्ट नियमों की बात करते हैं, विभिन्न नौकरशाहियों की तय की गई जिम्मेदारियों की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि जो भी नौकरशाह होंगे व्यक्तिगत विवेक पर नैतिक निर्णय लेंगे, नैतिकता के आधार पर निर्णय लेंगे, और जो भी निर्णय होंगे नैतिकता पर आधारित होंगे। तो ये मैक्स वेबर का प्रमुख विचार है। यूनाइटेड नेशन की आचार संहिता क्या कहती है? सार्वजनिक अधिकारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की आचार संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक सार्वजनिक कार्यालय विश्वास का पद है जो सार्वजनिक हित में कार्य करने के लिए कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कानूनों और प्रशासनिक नीतियों के आधार पर अपने कर्तव्यों और कार्यों को कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। ये क्या कह रहा है? यूनाइटेड नेशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी बात कर रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। क्या कह रहा है यूनाइटेड नेशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है? कि जो सार्वजनिक कार्यालय है वो विश्वास का पद है। किसका पद है? विश्वास का पद है। और ये जो अधिकारी होंगे सार्वजनिक हित में कार्य करने के लिए कर्तव्य करेंगे, और सार्वजनिक अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी काम करेंगे कानून और प्रशासनिक नीतियों के अनुसार अपने कर्तव्यों और कार्यों को कुशलतापूर्वक और ईमानदारी से संचालित करेंगे।